मैम, एक आपके यूथ मैनिफेस्टो आपने अलग से जारी किया, महिलाओं का मैनिफेस्टो अलग से जारी किया, तो एक माई फैक्टर तो उत्तर प्रदेश में और बिहार में हमने सुना कि मुस्लिम यादव माई फैक्टर एक चलता है, वहाँ बीजेपी के लिए अगड़े और अगड़ों की राजनीति, और एक आपका माई फैक्टर दिखाई दे रहा है जिसमें महिला के लिए आप अलग चल रही हैं, यूथ के लिए आप अलग मैनिफेस्टो दे रही हैं, तो ये माई फैक्टर के पीछे की वजह क्या है? क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की इस चुनावी आंधी में जो कांग्रेस पार्टी को एक दिखाई दे रहा है मजबूत खंबा जिसको पकड़ के वो खड़े हो सकती है, तो जिस तरह से आप सवाल करते हैं ना, ऐसे लगता है कि हम पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। अरे हम देखिए, हम लगातार ये कह रहे हैं कि किसी न किसी को ये राजनीति बदलनी पड़ेगी, किसी को खड़ा होना पड़ेगा, और हम कह रहे हैं कि विकास वो खंबा है, विकास वो खंबा है जिसको सब पूरी पब्लिक को पकड़ना चाहिए, हमारी पार्टी को नहीं, पूरी पब्लिक को कहना चाहिए कि देखो हमारे देश की हालत देखो, प्रदेश की हालत देखो, किस तरह से जी रहे हैं हम, सबकी समस्याएं हैं, किस तरह से जी रहे हैं। आप क्या करोगे, या तो ये बताना शुरू करो, या हमें आपकी इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है जो आप कर रहे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ लगातार। यूथ का मैनिफेस्टो आपने अलग से दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा होमवर्क जो मैंने किया है कि तकरीबन 7 करोड़ महिलाएं वोटर हैं, महिला वोटर हैं, यूथ की भी आबादी अच्छी खासी है, तो आपके फेवर में, क्योंकि आप ही उनकी, अगर मैं बात करूं तो आप उनकी बात कर रही हैं, आप यूथ मैनिफेस्टो अलग से निकाल रही हैं, इसकी वजह क्या, क्यों आपको लग रही है इसके लिए अलग से उनको विजन देना पड़ा? महिलाओं के लिए आपके लिए एक अलग से विजन डॉक्यूमेंट आपने बनाया, और ये माई फैक्टर आपके लिए काम करेगा क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप तो इसको एक तरह से सिनिकल तरह से देख रहे हैं कि ये राजनीति के लिए हो रहा है, कि ये वोट बैंक है, वो वोट बैंक है। मैं कह रही हूँ कि राजनीति को बदलने का समय आ गया है। मैं कह रही हूँ कि युवा और महिला इस राजनीति को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? अपना हक मांगकर। युवा का हक है, कोई एहसान नहीं करता उन पे रोजगार देकर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एहसान नहीं कर रही है, उनका हक है, उनका अधिकार है। अगर एक युवा एक परीक्षा देता है तो उसका अधिकार है, अगर वो नियुक्ति उसकी नहीं हो रही है 6 सालों के लिए, तो आप उसके हक को दबा रहे हैं ना। आपने देखा है कि जब युवा आवाज उठाता है यूपी में तो क्या होता है। आज सुबह ही ऐसा कुछ हुआ। तो जब अपनी आवाज उठाता है, आंदोलन करता है, तो आप उसको पकड़ के उसका पूरा करियर ही खराब कर दिया आपने, उसको जेल में डाल देते हैं, वो बेचारा यूनिवर्सिटी वापस नहीं जा सकता। क्या ये है सरकार? सरकार को तो सेवा करनी चाहिए, सरकार को तो कहना चाहिए कि जितने मौके हम दे सकते हैं आपको रोजगार के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, सक्षम होने के लिए हम देंगे। ये सरकार का कर्तव्य है और जनता का अधिकार है, नौजवान का अधिकार है, महिला का अधिकार है, सरकार का कर्तव्य है। और सरकार ऐसे बिहेव कर रही है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही है जनता पे, कि ये घोषणा करना कि हम आपको 25 लाख रोजगार देंगे, ये कोई एहसान है? तो हम तो सिंपल सी बात कह रहे हैं कि आपका हक है, आपका अधिकार है, मांगो, खड़े हो जाओ। मैं बिल्कुल अंत में 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। पहला ये कि उत्तर प्रदेश में जो है अभी तो फिलहाल कोरोना की वजह से रैलियों के ऊपर रोक है, आप यहाँ से भी बैठ के संवाद कर रही हैं, अब आप पर्टिकुलर स्टेशन कब होने वाली हैं लखनऊ में जहाँ से बैठ के आप कंट्रोल रूम पूरा देखें? मैं तो लखनऊ में सितंबर से ही स्टेशन हूँ। हाँ। अभी कोरोना की वजह से कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, और ज़्यादातर चुनाव जो पहले 2-3 फेज में हैं वो इधर पश्चिमी यूपी में है। हाँ। तो वहाँ दिल्ली से आसान पड़ता है कि यहाँ से एक्सेस करना, लखनऊ से थोड़ा दूर है, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ हूँ, लेकिन मैं तो ज़्यादातर तो लखनऊ में ही रहती हूँ। और मैं 5 स्टेट्स के इलेक्शन है, क्योंकि आपकी भूमिका में यूपी के ही नहीं, आगे भी जो है पार्टी आपको यूज करती है, आपकी से जो है कंट्रीब्यूशन मांगती है। 5 स्टेट्स के इलेक्शन में क्या आपका आकलन है कि क्या किस तरीके से आप देख रही हैं, और कितना और आगे भी आप स्टेट्स में प्रचार करने जाएंगी? देखिए, इससे पहले भी असम में मैं गई थी प्रचार करने के लिए, गोवा में भी मैं जा चुकी हूँ। जहाँ जहाँ मेरी पार्टी बोलेगी वहाँ मैं ज़रूर जाऊँगी, और मेरी आशा है कि हम हर जगह अच्छा करेंगे। मैं आखिरी सवाल चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक राष्ट्रीय राजनीति का भी आप एक जो है मुख्य चेहरा हैं,
राष्ट्रीय राजनीति में भी आज की जो एक उथल पुथल रही वो रही वॉर मेमोरियल को लेके, अमर जवान ज्योति को लेके। उसको उसको पहले ये कहा गया कि भाई वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा वॉर मेमोरियल में। बाद में सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं सफाई आई कि उस ज्योति को वहीं रखा जाएगा, ज्योति को नहीं हटाया जा रहा, बस वहाँ से हटके प्रज्वलित करके उसको वहाँ वॉर मेमोरियल पर करा जा रहा है और सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति वहाँ पर लगाई जाएगी। लेकिन उस पर राजनीतिक भी वो बात हो गई, विपक्ष के भी नेताओं ने उसको आड़े हाथों लिया। क्या लगता है कि मैम इस इशू के ऊपर जो है ये एक पॉलिटिकल इशू क्यों बन गया और सरकार की मंशा आपको कहाँ लगती है इसके पीछे? देखिए, सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आती। जब किसान त्रस्त है, गन्ना का इतना बकाया है, उसका दुगना आप खर्च कर रहे हो उसी पार्लियामेंट के सुंदरीकरण को जो 70 साल से बिल्कुल सही है। तो मुझे तो इनकी मंशा समझ में ही नहीं आती कि आप खर्चे इस तरह के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 2 हवाई जहाज़ हैं, वो 16,000 करोड़ के हैं और आप किसानों का बकाया नहीं दे पा रहे हैं और उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अब इनको इन चीज़ों को मुद्दा बनाना, अब ये क्यों अमर जवान ज्योति को इतने सालों बाद बुझाकर कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, हमें तो बिल्कुल, मेरे तो समझ से बाहर है। और हमारी जो एक परंपरा है जो इतने सालों के लिए रही है कि वो ज्योति कभी नहीं बुझेगी, उसका तो सम्मान करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी को करना है, ये करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, कहना है कि बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया, अब हमारे काम की बात करो, आप हमारे लिए करने क्या वाले हो। मैम, चुनावों के वक्त में एक बहुत बड़ा रिस्क है, मैं जितनी राजनीतिक पंडितों की बात करें तो बहुत बड़ा रिस्क है ये कि एक एंड मोमेंट पे जब सारी पार्टियां अपने तरीके से काम कर रही हैं, वहाँ पे इस तरीके से लोगों को समझाना, आपको लगता है आपकी बात वहाँ तक पहुँच पाएगी जहाँ पहुँचाना चाह रही, वोटर के दिमाग में पहुँच पाएगी, आप लोगों की सीटें आ पाएंगी, आप लोगों के उम्मीदवार जीत पाएंगे? क्योंकि कई उम्मीदवार ऐसे हैं आपके 40% महिलाओं के नाम पे, आप पता नहीं, आपने, मुझे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या परेशानी भी हुई आपको महिलाओं को? कोई परेशानी नहीं हुई, हर सीट में 3-4 महिलाओं के आवेदन पत्र मिले, उससे भी ज्यादा, तो कोई परेशानी नहीं। तो आपको लगता है कि वो जो बात आप कह पा रहे हैं, माइंड में हिट करना चाह रहे हैं लोगों के, वो हिट हो पाएगी? क्योंकि क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हमारी बात हम पहुंचा रहे हैं, जोरदार तरह से हम प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुंचेगी बात? आपने देखा, देखिए ये कोविड की जो के नियम हैं जो अभी लागू हुए, इससे पहले हमने कहा था कि हम मैराथन करेंगे महिलाओं के लिए। हमने आपस में भी ये अनुमान नहीं लगाया था कि कितनी महिलाएं आएंगी। हमने सोचा कि हाँ ठीक है, मेरठ में मैराथन कर रहे हैं, 1500-2000 महिलाएं आ जाएंगी। 8000 आई, उसके बाद झांसी में की 12,000 आई, लखनऊ में की 14,000 आई। तो क्योंकि उनके मन में कोई बात है ना, वो उनकी अभिव्यक्ति भी है, उनकी समस्याओं की अभिव्यक्ति भी है, वो चाह रही हैं कि कोई उनकी बात सुने, वो भी चाह रही हैं कि भाई हम भी तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, हमें कौन मदद करेगा? तो जब उनके मन में ये बात है तो क्यों नहीं मानेंगे? मतलब महिलाओं का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, और जो 40% लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, तो आपको हर गली गली के अंदर वो लड़की। आप बताइए, आप घूमे हैं यूपी में, तो आपने पूछा है महिलाओं से, तो आपको भी एहसास हुआ होगा। अच्छा मैम, एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा कि आप लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा आप दे रहे हैं, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी है, हमने करी, तो वहाँ पर भी आपसे ये सवाल पूछा गया कि यूपी में ही लड़की लड़ रही है, बाकी जगहों पे आपके प्रदेश, शुरुआत कहीं से तो होनी चाहिए ना। जब शुरुआत होती है तो कहीं से होती है, एक जगह से होती है। अब उत्तर प्रदेश की प्रभारी मैं हूँ, मैंने शुरुआत की, मैं तो चाहती हूँ कि पूरे देश भर में हो, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि हमारे सारे प्रदेशों में हो, क्यों नहीं? क्योंकि पंजाब की लिस्ट निकली थी। अब ये तो वो बात हुई ना कि इसके बारे में हम आलोचना क्या करें, तो कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, चलो यही निकाल लेते हैं कि यहीं पे क्यों हो रहा है ना? नहीं, आपको उस बात पे आपको क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो मूवमेंट है इसमें एक ऊर्जा है, और ये सही बात है। जब 50% महिलाएं हैं इस देश में, तो उनकी भागीदारी क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? क्यों नहीं होनी चाहिए भागीदारी? तो मैम, अगर आप कहें तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूँगा कि ये भागीदारी तो
लीडरशिप में भी होनी चाहिए। आप जब जब आप एक चेहरा हैं तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते? भागीदारी वहां क्यों नहीं मिलती जहाँ एक तरफ सपा से जो है वो अखिलेश यादव है, वहां से योगी आदित्यनाथ है, तो यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री के चेहरे में भी तो मिलनी चाहिए भागीदारी। आप हेजिटेट क्यों करते हैं? हेजिटेशन कहाँ है? हेजिटेशन किस बात का है? मेरी पार्टी की कहीं कहीं मेरी पार्टी ये तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा, कहीं कहीं नहीं करती है। तो ये मेरी पार्टी का तरीका है, इसमें हेजिटेशन की क्या बात है? कोई हेजिटेशन नहीं। आपने कहा भी कि आप ही हैं कोई चेहरा। हेजिट नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा। वो तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही सवाल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप कौन से, आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका जी की बात एक इसलिए अलग है क्योंकि आपने जो एक नारा दिया है अभी तक, अच्छा, इस नारे से पहले भी आप पूछ रहे थे? 40 ये तो नहीं है कि जब से ये नारा हुआ तब से ये सवाल उठाना शुरू किया आपने। यूपी की जो पॉलिटिक्स है, यूपी की पॉलिटिक्स हमेशा कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। तो कभी ना कभी तो बदलाव आना चाहिए ना, कभी ना कभी तो देखिए पॉलिटिक्स इससे ऊपर उठकर असली मुद्दों पे होनी चाहिए। अभी तो शुरुआत तो इससे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये पहल किसी को करनी पड़ेगी ना। क्या आप बताइए, आपकी कितने समस्याएं हैं? तो आप क्या चाहेंगे कि सरकार उन्हें सुलझाए कि सरकार आपको बहकाए? तो कभी ना कभी तो ये होना ही है ना, तो किसी को ये पहल करनी है कि बहुत हो गया है, अब विकास की बात करो। तमाम नौजवान बेरोजगार पड़े हुए हैं, उनके लिए क्या किया है सरकार ने? चुनाव आता है, कह देते हैं कि 25 लाख नौकरियां देंगे, आपको रोजगार देंगे। कभी समझाया कि कहाँ से आएंगे? हमने क्या कहा? हमने कहा हम 20 लाख नौकरियां रोजगार दिलवाएंगे। हमने ऐसे हवा में नहीं कहा है, हमने एक ये पूरा घोषणा पत्र निकाला है। किस लिए निकाला है? हम भी बैठ सकते थे, कह सकते थे कि हम कह रहे हैं कि भाई हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन इसमें हमने क्या क्या लिखा है? इसमें हमने जितनी भी युवाओं की समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए एक खाका बनाया है। क्यों? क्योंकि हम सीरियस हैं। हम चुनाव के समय ये सब घोषणाएं नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, 5 साल से सरकार है यूपी में, क्या कि पिछला महीना ही मिला है इनको कि हवाई अड्डे का उद्घाटन करें और हाईवे का उद्घाटन करें और नई नई इंडस्ट्री लगाएं? क्यों? इससे पहले टाइम नहीं था? सिर्फ 1 महीने पहले चुनाव के आप सब घोषणाएं कर रहे हैं। तो घोषणा करनी है तो ठोस तरह से करें, जैसे हम कह रहे हैं। इसमें हमने क्या कहा है कि ये 20 लाख नौकरी जो रोजगार आएंगी कहाँ से, इसमें पूरा स्पष्ट हमने खाका बनाया है। हमने पूरा रिसर्च किया है कि इसके लिए क्या सरकार में फंड्स होंगे कि नहीं, फंड्स कहाँ से आएंगे, किस तरह से रोजगार आए हैं। फिर आपको मालूम है कि यूपी में जो ये परीक्षाएं हैं, खासतौर से जो भर्ती वाली हैं, इनमें कितना घोटाला है, कितनी रद्द हो जाती हैं परीक्षा देने के बाद। इसमें कट ऑफ चेंज होता, बेचारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, दीदी कट ऑफ इतना था, हम पास हो गए, 2 महीने बाद बोल दिया कि कट ऑफ ही बदल गया है। मैं एक ऐसे बच्चे से मैंने बात की जो 6 साल इंतज़ार कर रहा है, वो पास हो गया है। 6 साल इंतज़ार कर रहा है कि उसकी नियुक्ति होगी, उसकी नियुक्ति नहीं की गई है। और बताइए कितना मुश्किल है सरकार के लिए, कितना मुश्किल है कि इन चीज़ों का समाधान करें। मुश्किल नहीं है, हम सब इसमें स्पष्ट कह रहे हैं, हम एक जॉब कैलेंडर बनाएंगे। सारी परीक्षाएं, उनकी डेट, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, नियुक्तियां कब तक होंगी, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। और अगर होगा तो जुर्माना होगा, जो भी अफसर जो भी उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है उसका जुर्माना होगा। तो हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि जितने भी युवक हैं और युवतियाँ हैं ये पढ़ें, ऑनलाइन पढ़िए या कहीं से कांग्रेस के ऑफिसों से ज़िलों में ये आप इसको लीजिए और इसको पढ़िए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये राजनीति बदले। हम चाहते हैं कि विकास के मुद्दों पे बात हो। तो सरकार का तो मैं मान सकता हूँ कि सरकार को अपना लेखा जोखा देना होता है हर 5 साल के बाद। विपक्ष में क्यों देख रहे हैं? विपक्ष में आप ही क्यों? कांग्रेस ही इस ट्रैक पे चल रही है, बाकी विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो, बसपा भी कहीं ना कहीं दिखाई आप नहीं मुझे दे रही बताइए कि ये जो सांप्रदायिकता है और जो जातिवाद है, इसको राजनीति में लाने से फायदा किसका होता है? कभी पब्लिक का फायदा हुआ है?
सिर्फ राजनीतिक दलों का फायदा हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा, नेता को मालूम है कि आपका वोट मिलना ही है, जज्बाती वोट दोगे आप, फायदा तो उसी का है ना। पब्लिक का फायदा इसमें है कि विकास की बात हो, नौजवान का फायदा है कि रोजगार की बात हो, किसान का फायदा है कि खाद के दाम, फसल के दाम की बात हो, किस तरह से सरकार उसकी मदद करेगी। महिलाओं का फायदा है कि हमारी सुरक्षा, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारे सशक्तिकरण के लिए सरकार क्या कर रही है। तो मैं तो बार बार यही कह रही हूँ कि जो राजनीतिक दल इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं वो सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। But when if we go by the Uttar Pradesh government and the BJP, their agenda is clear कि they are what they are doing. मंदिर, अब आप बताइए, they are saying it's 80% versus 20%. 20%. The truth is it is 99% versus 1%. The truth is that in this country today and in Uttar Pradesh also, there are just a few friends of the government, big businesses which are benefiting, which are profiting. Everybody else is in great pain. Why are we not talking about the percentage of unemployed people in Uttar Pradesh? Why are we not talking about the percentage of the budget that the government is spending on education? Why are we not asking why has the government reduced this budget? Why in the time of COVID has your health budget not increased? What are you going to do for the people of Uttar Pradesh? Why are these not the questions we are addressing?